आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान के विषय में जीव विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका चैप्टर 5 है जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें पहला है कोशिका। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज सन 1965 में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने की। सजीव किससे बने होते हैं? सजीव जीव जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ जीव एक कोशिकी भी होते हैं, जैसे अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती हैं। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, जैसे फंजाई, पादप तथा जंतु। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। नोट: कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। उसके बाद है कोशिकांग। कोशिकांग क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती हैं, अतः इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के कार्य: कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के कारण संभव है। इसके बाद है कोशिका सिद्धांत, जिसको दिया है एम स्लाइडेन तथा टी स्वान ने। इसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। यह झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। नोट: कुछ पदार्थों जैसे CO2 तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। कुछ पदार्थों जैसे CO2, जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कम होती है। अतः कोशिका के अंदर और बाहर सांद्रता में अंतर के कारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका CO2 को बाहर निकाल जाती है। इसके बाद है आपका परासरण। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। ठीक, किंतु जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। नंबर 1,
नंबर 1 है क्या, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा जाए तो जल विसरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरणदाबी विलयन कहते हैं। दूसरा, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम या विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता या जल की मात्रा के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। नंबर 3, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरणदाबी विलयन कहते हैं। परासरण विलयन की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। नोट देखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। यह कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा बनाता है। अमीबा कैसे भोजन बनाता है? एंडोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है। इसके बाद है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है। कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है और यह पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ कोशिका झिल्ली सहित संकुचित हो जाता है। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग केंद्रक। कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग की गोलाकार अंडाकार डॉट के समान संरचना दिखाई देती है। इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। नोट में देखेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे जीव जिसकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिन जीवों में कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर देखेंगे। देखिए क्या है अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है। दूसरा, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होते हैं और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं। नंबर 3, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है
जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं गाल्जी उपकरण पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कोशिका द्रव्य। कोशिका में कोशिका झिल्ली से घिरा द्रव्य होता है। कोशिका में कोशिका झिल्ली से घिरा द्रव्य होता है। इस द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे कोशिका अंगक। अंतःद्रवी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा रसधानी आदि महत्वपूर्ण अंगक कोशिका अंगक हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका झिल्ली से युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। इसकी बनावट प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। यह दो प्रकार की होती है। नंबर 1 खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। नंबर 2 चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। जो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका होती है, इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है, जो कि चिकनी अंतःद्रवी जालिका वसा अथवा लिपिड अणुओं के द्वारा या लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। यह एक कार्य कोशिका के द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। कशेरुकी जंतुओं की यकृत कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रवी जालिका विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है आपका गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटका होती है, जो एक दूसरे के समांतर रूप में व्यवस्थित रहती है। इन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उनको कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है तथा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पचित करके कोशिका को साफ करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो सभी पदार्थों के तोड़ने में सक्षम होते हैं। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत्यु हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके बाद है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। जीवन के लिए विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है
माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है व भीतरी झिल्ली बहुत अधिक फलित होती है। इसके बाद देखेंगे प्लास्टिड। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्लास्टिड क्या होता है? केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। क्लोरोफिल युक्त वर्णक प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। इसके बाद देखेंगे रसधानी। ये ठोस अथवा तरल पदार्थों के संग्राहक थैलियाँ होती हैं। जंतु कोशिकाओं में ये छोटी तथा पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका में छोटी तथा पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है और यह कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। रसधानियों में पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन स्थित होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। नंबर 1 पादप कोशिका। इसमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति तथा प्लाज्मा झिल्ली होती है। सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति तथा प्लाज्मा झिल्ली दोनों पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है। दूसरा, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। नंबर 3 रसधानियाँ बड़ी होती हैं। पादप कोशिका में रसधानियाँ बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में पादप कोशिका के तुलना में छोटी रसधानियाँ या अनुपस्थित होती हैं। नंबर 4 पादप कोशिका में गाल्जी उपकरण कम विकसित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में गाल्जी उपकरण पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट होते हैं। यहाँ पे हमारा जीव विज्ञान का एक चैप्टर समाप्त हुआ, जीवन की मौलिक इकाई। अगले दिन जीव विज्ञान का ही नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे।